श्यामन पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को और एमसीक्यूज़ को या फिर उसके जो लेक्चर्स हैं उसको डील करते हैं। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के इंपॉर्टेंट जो केस लॉज रहे उसको हम देख रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू में। तो पहला लेक्चर हमने इस पे ले लिया है, तो ये सेकंड लेक्चर रहेगा। तो इस कड़ी में हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एमसीक्यूज़ को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं उसके ऊपर हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन है, इन सारे के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वीडियो पे। आप वहाँ से जाकर मुझे से जुड़ सकते हैं या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 से 45 तक हमने पहले पार्ट में कर लिया है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं जो कि केस लॉ से रिलेटेड हैं, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। तो पहला पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस upheld सेक्युलरिज्म एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल। क्योंकि हमको पता है जो वर्ड सेक्युलर है वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, आपको पता होगा 1976 में जो है इसको ऐड किया गया था। और कह रहा है इसको ऐड तो किया गया था, लेकिन जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही जो है मौजूद था। तो ये किस जो है केस के थ्रू बताया गया था। तो ये केस जो है वो केशवानंद भारती का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में हुआ था। और इसमें ही पहले ही बता दिया गया था जो सेक्युलरिज्म है वो एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर किस जो है केस के तहत बताया गया था, ये पूछना चाह रहा है, जिसका जो आंसर हो जाएगा एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें यह बताया गया कि जो प्रीएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, इन तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ असम द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द टर्म सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स ए स्टेट हुज बेसिक पॉलिसी इज टू। तो पूछ रहा है कि जो ये जो केस का नाम दिया आपको, तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें पॉइंट आउट किया कि जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब होता है कि स्टेट क्या करेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है दिया हुआ प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बात तो सही है, लेकिन ये बात जो है आधी अधूरी लिखी हुई है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूट इक्विटेबली द नेचुरल रिसोर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड अपलिफ्ट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, तो ये जो है पूरा आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगला जो है प्रोहिबिट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबली नेचुरल रिसोर्स, ये गलत बात है, ये नहीं है। तो इसका जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है आपको बताता है। ए वाला भी आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें पूरी बात नहीं लिखी गई थी, इसलिए ए जो है आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एज द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। तो ये जस्टिस सीकरी जी ने कहा था। तो किस केस में जो है जस्टिस सीकरी जी ने ये बात जो है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था, ये पूछना चाह रहा है। तो जस्टिस सीकरी ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में प्रीएम्बल के बारे में बोला था कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है, और ये जो है जो भी और प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको प्रीएम्बल के को ध्यान में रखते हुए जो है उसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, द 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का जो केस है 2002 का, बोला है ओवर रूल इट्स जजमेंट इन द केस ऑफ। तो किस जजमेंट में जो है, किस जजमेंट में जो है जो प्रदीप कुमार विश्वास का केस था उसको ओवर रूल कर दिया गया था, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सभाजीत तिवारी का जो केस था, उसमें जो है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का जो केस था उसको डिसीजन को ओवर रूल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, इन विच केसेस ऑफ द in which case for the first time the Supreme Court India laid down certain principles to decide as to when a corporation can be said to be an instrumentality of the state। कॉर्पोरेशन को जो है इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट जो है कब कहा जाएगा, ये किस केस में जो है डिसाइड किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस। ये जो भी हैं, ये सारे जो केस लॉज हैं, ये स्टेट का जो डिफिनीशन हमको मिला हुआ है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड हैं। आप जो है चाहे वो अजय हासिया का केस हो या फिर खालिद मुजीद का केस हो या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला केस है, ये सारे जो हैं स्टेट की डिफिनीशन से डील करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, द फंडामेंटल राइट कैन नेवर बी अमेंडेड एज इट बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पार्लियामेंट सच रूलिंग वाज गिवन इन। तो पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता है, और ये जो है पार्लियामेंट के जो है प्रीव्यू से बाहर आता है। ये किस केस में ऐसी बात जो है कही गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है, जो कि 1967 में आया था। उसमें ये बात कही गई कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 13 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंसर्टेड बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 states that a constitution amendment act passed according to article 368 of Indian constitution is a law within the meaning of article 13। तो बोल रहा है कि जो
आर्टिकल 13 का सब प्लस 4 है, उसमें जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, उसके अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 38 के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 13 में दिए गए जो लॉ का डिफिनीशन है उसके अंतर्गत आएगा। अकॉर्डिंगली बी वाइड इफ इट कंटरवीन्स द फंडामेंटल, और अगर ये जो है वाइड कर दिया जाएगा अगर वो कंटरवीन करता है फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को। तो दिस अमेंडमेंट वाज डिक्लेयर्ड वाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये जो बात थी इसको कि जो लॉ का डिफिनीशन जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के तहत जो उसमें, तो ये बात कही गई कि जो है जो आर्टिकल 13 का सब प्लस 4 है उसके तहत जो है लॉ के डिफिनीशन में अमेंडमेंट भी आएगा। लेकिन ये बात इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, किस केस में जो है इसको वाइड डिक्लेयर किया गया था ये जानना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना गया है, आर्टिकल 13 के सब प्लस 4 के अंतर्गत उसको वाइड घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट held that an amendment of the constitution under article 368 was law within the meaning of article 13 of the constitution of India। यहाँ पूछ रहा है कि जो है आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट किया जाता है उसको लॉ के डिफिनीशन में रखा गया, आर्टिकल 13 के लॉ के डिफिनीशन में। तो ये जो है किस केस के तहत जो है कहा गया था, ये जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया था, लेकिन इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था मिनर्वा मिल के केस में, जो कि अभी हमने 53rd नंबर के क्वेश्चन में देखा है। तो आप सीक्वेंस याद रखेंगे। 53rd जो गोलकनाथ का केस था उसमें आर्टिकल 13 के सब प्लस 4 में इसको लॉ के डिफिनीशन में अमेंडमेंट को रखा गया है, और इसीलिए बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट को जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में मिनर्वा मिल केस जब आया उसमें ये बात को वाइड डिक्लेयर कर दिया गया और बोला गया कि जो लॉ के डिफिनीशन में जो है अमेंडमेंट नहीं आएगा, जो कि आर्टिकल 368 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्सिन। जो जब हम आर्टिकल 13 को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप की डॉक्ट्रिन्स आती हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सारी बातें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डील करेंगे। फिलहाल इसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से रिलेटेड जो केस है वो पहली बात तो ये आर्टिकल 13 से डील करता है, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब, जैसे इक्लिप्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि किस तरीके से जो है सन होता है किसी चीज़ को ढक लेता है, उसी तरीके से इसमें कानून में भी जो लॉज होते हैं, जो लॉज ज़्यादा वैल्यूज़ के होते हैं उनको जो है ज़्यादा सुपीरियरिटी दी जाती है, और जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है उसको स्टेट लॉज के कंपैरिजन में सुपीरियर माना जाता है। और जो भी इनकन्सिस्टेंट या इन डेरोगेशन इन फंडामेंटल राइट्स होंगे, जैसा कि आर्टिकल 13 में लिखा भी गया है, वो उतना जो है पार्ट जो है अल्ट्रा वायर घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इट हेल्ड दैट अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 वुड बी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13(2) लाइक इन अदर लॉ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अ लॉ विच डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पंच सरपंच जो है नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस केस में कहा गया था? तो ये जो केस लॉज है उसका इसका आंसर हो जाएगा जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये चूंकि ऑल इंडिया पे अप्लाई अभी नहीं होता है तो इसका जो है रीजनल बेसिस पे ही एप्लीकेशन है अभी, लेकिन इस तरीके के कानून को जो है प्रमोट करना चाहिए जिससे कि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में हमको मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड न्यू अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी का जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसका इंटरप्रिटेशन करा अभी रिसेंटली, तो वो किस केस में किस केस के थ्रू करा गया था? तो ईपी रेप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे इसमें केस लॉज आ रहे हैं, जैसे ये वाला केस लॉज है, तो ये बहुत ही फ्रिंज टाइप के केस लॉज हैं और ये उसी टाइम के एग्जाम में जो है रिसेंट में पूछे गए होंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये 2012 के या जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया था, तो उस टाइम पे ये न्यूज़ में था, इसकी वजह से पूछा गया। बाकी इस तरीके के केस अगर आपको याद नहीं याद होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं कि इक्विटी की बात जो है इस केस में हुई थी। अगर आपको याद आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेस्ड ऑन। तो पूछ रहा है जो श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो इस पे बेस्ड था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत उससे रिलेटेड जो है श्रीलेखा विद्यार्थी वाला केस जो है रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है द न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज एन एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस वाज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो बोला गया कि जो न्यू कंसेप्ट है इक्वालिटी का वो एन एंटीथेसिस है आर्बिट्रेरीनेस का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा था? तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ER रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट appointment of the candidate in excess of the notified vacancies is a denial and deprivation of the fundamental rights under article 14 read with article 16(1) of the constitution। तो ये बात जो कही गई थी वो आपकी अशोक कुमार वर्सेस चेयरमैन बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के केस में कही गई थी। तो 20 का जो है करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस लॉज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो है एज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो 15 सब क्लॉज 5 को कॉन्स्टिट्यूशनल जो घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इन विच रिसेंट केस लॉज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसजेंडर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो जो ट्रांसजेंडर हैं उनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के अंतर्गत जो है केस लॉज के अंतर्गत रखा गया था। तो उसका जो आंसर हो जाएगा नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, तो इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 64, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ पर्सन बिलोंगिंग टू ए नॉन रिजर्व क्लास ट्रांसप्लांटेड बाय अडॉप्शन और मैरिज और कन्वर्जन और इन अदर वॉलंटरी एक्ट टू अ फैमिली बिलोंगिंग टू रिजर्व क्लास डज नॉट बिकम एलिजिबल टू बी बेनिफिटेड रिजर्वेशन आइदर अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कहाँ पे कही गई है? तो ये बात जो है कही गई है वलसम्मा पावल वर्सेज कोचिन यूनिवर्सिटी के केस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इंट्रोड्यूस बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कहाँ पे कहा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चमकन द्वारा जिनका जो केस था ये वहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इन इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट। तो इंदिरा साहनी का जो केस हुआ था वो उसमें कौन सी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही थी? तो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें बोल रहा है कि कैन बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो इंदिरा साहनी रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात नहीं करता है। कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो सही बात है, उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को जो है सपोर्ट नहीं करा है बल्कि अपोज करा है, वो नहीं चाहते हैं। इस केस में बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो है रिजर्वेशन प्रमोशंस में नहीं होने चाहिए। और इंदिरा साहनी का जो केस है बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसका जो चूंकि करेक्ट ही पूछ रहा है तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। बाकी जो अदर ऑप्शन दिए हैं कैन बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास, तो ऐसी भी बात करेंगे। पहली बात ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 67, अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए परमानेंट बॉडी इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि कॉन्स्टिट्यूट करे एक परमानेंट बॉडी फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये किस जो है केस में कहा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि डी वाला जो आंसर है वो हो जाएगा। आप ध्यान देंगे इंदिरा साहनी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप नागराज का केस भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 68, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रीजन। तो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ऑब्जर्व किया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है एडमिट करता है डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन एंड प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रीजन को। तो ये बात जो है कही गई थी स्टेट ऑफ केरला वर्सेज एन.एम. थॉमस का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जब भी आप इक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है की बात कभी अगर आप करते हैं तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो एडमिट करता है डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन, लेकिन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रीजन। आप रीजन के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बट विदाउट रीजन आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इस बात को प्रोहिबिट करता है। तो स्टेट ऑफ केरला वर्सेज एन.एम. थॉमस का जो केस है वो आर्टिकल 14 पे आर्टिकल 16 पे बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, इन विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी है। तो ये जो है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 of CRPC belonging in the public interest are not violative of Article 19 of the Constitution of India। ये प्योरली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस है। ये नॉर्मली पॉलिटी के बच्चों के पेपर्स में नहीं आएगा, यानी जो भी यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं पूछा जाएगा। पीसीएस के जो है कोर एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो मधुलिमा वर्सेज एसटीएम मुंगेर का जो केस था उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)A इंक्लूड द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आर्टिकल 19(1)A में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस जो है केस में हेल्ड करा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1)A के पार्ट में जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है उसमें आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इन श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस है बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। श्रेया सिंघल का यूनियन ऑफ इंडिया श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा था? तो बोला है स्ट्रक डाउन द सेक्शन 66A इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 इन इट्स इंटायरिटी फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 19(1)A एंड नॉट बीइंग सेव्ड बाय आर्टिकल 19(2)। तो यही बात सही है। जो है श्रेया सिंघल का जो केस था उसको जो है उसके तहत जो है जो सेक्शन 68 IT एक्ट 2000 का है उसको स्ट्रक डाउन किया गया था क्योंकि वो वायलेट कर रहा था 19(1)A को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, और वो उसका जो है कोई भी सेविंग क्लॉज आर्टिकल 19(2) में दिया भी नहीं गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बीइंग ए जुरिस्टिक पर्सन अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। जो कंपनी होती है वो जुरिस्टिक पर्सन होती है, तो वो सिटीजन नहीं होगी। बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट एक्शन impairs the right of the company thereby affecting the rights of the shareholder, the protection of article 19 will be available to him। तो बोल रहा है कि जो स्टेट एक्शन होता है वो इंपेयर करता है राइट ऑफ कंपनी को। उस चूंकि राइट ऑफ कंपनी को अगर इंपेयर करेगा स्टेट, तो उससे जो है राइट्स अफेक्ट होंगे जो कि शेयर होल्डर्स हैं। क्योंकि कंपनी कोई नॉर्मल पर्सन तो होता नहीं है, वो जुरिस्टिक पर्सन होता है और वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो उससे डायरेक्टली तो कंपनी को हार्म नहीं होगा, बट लेकिन जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे उसको अफेक्ट होगा। तो ये जो है शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए आर्टिकल 19 का। तो ये किस जो है केस के तहत बताया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो जाएगा। जब भी कुछ कारपोरेशन से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, तो कारपोरेशन से रिलेटेड केसेस को डिटेल में जानने के लिए आप जो है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को रेफर कर सकते हैं। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑब्जर्व दैट डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट। ध्यान देंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट वाज एम्ड एट बैलेंसिंग द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल विद द मीडिया राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये मीडिया ट्रायल्स और उन सारी चीज़ों से डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट। तो इसका जो केस क्लॉज हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सेबी का केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये जो है पीसीएस उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी को झंडा फहराने का जो है डिग्निटी के साथ जो है अधिकार है कि आप झंडा फहरा सकते हैं। जो है ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आएगा। ये बात किस केस में कही गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल। तो जब भी फ्लैग या फ्लैग के जो है डिग्निटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो नवीन जिंदल का केस जो है बहुत ज़्यादा लैंडमार्क हो जाता है। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल का केस इसे डील करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट। तो एंटी स्ट्राइक रिलेटेड जो केस है वो जो है किससे डील करता है, कौन से केस में ये बात कही गई थी? तो टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है केस है, इसमें जो है एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट दिया गया था। ये फिलहाल उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट केस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज constitutionality of section 27 of Indian Evidence Act was challenged for the violation of article 20 sub clause 3 of the constitution। तो जो article 20 sub clause 3 है वो राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन होता है कि आपको आपके खिलाफ जो है गवाही नहीं दिलाई जा सकती है। तो इसके जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस का, उसको आर्टिकल 23 के ग्राउंड पे जो है उसको वायलेशन माना गया था। तो ये किस केस के तहत जो है कहा गया था? तो ये जो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कार्थी कालू का जो केस था उसमें ये बात कही गई थी। ये भी प्योरली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस है। ये पॉलिटी के जो है केसेज में आपको नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको एक्सक्यूज कर सकते हैं अगर आप जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप पीसीजे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इन विच cases the Supreme Court of India held that the polygraph test conducted under compulsion is violative of Article 23। तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है वो जो है अगर उसको कंपल्सन के अंदर कराया गया है तो वो जो है वायलेटिव होगा आर्टिकल 23, यानी कि जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट उसको माना जाएगा। तो ये केस जो है केस में कहा गया था। तो जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है उसमें ये बोला गया कि अगर आप जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं तो वो जो है, और वो भी कंपल्सन के साथ कराते हैं कि आपको कराना ही करना पड़ेगा पॉलीग्राफ टेस्ट को, जो भी अक्यूज्ड है, तो वो जो है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का जो है जो कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इन्फॉर्मेशन है उसका वायलेशन माना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इस बात को ध्यान भी देंगे। अगला क्वेश्चन है 79। एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से आपको पूछ रहा है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका कंपल्सरी यूज ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट वायलेट करता है। तो इसलिए बता रहा है कि जो कंपल्सरी यूज की, मतलब आपको कंपल्सरी यूज ही करना है नार्को एनालिसिस टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग का या पॉलीग्राफ टेस्ट का, और वो उसको जो है आप एक्यूज पर कंपल्सरीली यूज कर रहे हैं, तो ये जो होगा वायलेटिव होगा। तो वो आर्टिकल जो है 20 सब क्लॉज 3 का वायलेटिव होगा। आप इस बात का ध्यान देंगे। तो ए जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सब क्लॉज 3 का वो वायलेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। तो जो 20 सब क्लॉज 3 है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा। दिस लॉ प्राइमरली कम्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये किस जो है केस क्लॉज के तहत जो है डील किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा काठी कालू ओघाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। तो काठी कालू ओघाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के अंतर्गत ये बात कही गई थी। ये भी प्योरली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस है। ये जो है नॉर्मली इंडियन पॉलिटी के केस में नहीं गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो जो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश था वो किस केस जो है किस मैटर से डील करता है? तो जो उन्नी कृष्णन का केस था वो जो है राइट टू एजुकेशन से डील करता है, जो कि आर्टिकल 21 के ए में आता है, 21A, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है 2002 में ऐड किया गया था। बाद में उसको 2010 में 1 अप्रैल 2010 को इन्फोर्स किया गया था। ये भी जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 82। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड फॉलोइंग राइट्स ऑफ
फॉलोइंग राइट्स इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। अभी इसके पहले भी हमने नवीन जिंदल के जो है केस पे एक क्वेश्चन करा है, पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के केस में किस चीज़ को अपहोल्ड किया था। तो इसमें जो है राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग को अपहोल्ड किया गया था, कि जो है राइट टू जो होस्ट नेशनल फ्लैग है कि आपको झंडा जो फहराने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट मैट्रिमोनियल राइट्स आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मैट्रिमोनियल राइट्स होते हैं वो वायलेटिव नहीं होंगे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये किस जो है वाद में या किस केस में कहा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सरोज वर्सेस सुदर्शन का जो केस था वो इससे डील करता है। अगला क्वेश्चन है 84, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्ट्राइक्स बाय द लॉयर्स इज इलीगल एंड अनएथिकल। तो स्ट्राइक्स बाय लॉयर को इलीगल और अनएथिकल बोला गया था, एंड इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट ऑफ लिटिगेंट्स फॉर स्पीडी ट्रायल। तो बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किस बात में ये बोला कि जो स्ट्राइक्स लॉयर्स के द्वारा किया जाता है वो इलीगल है और अनएथिकल है, क्योंकि इससे जो है फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है लिटिगेंट का। क्योंकि अगर लॉयर्स जो है स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो जिन लोगों का जिन एक्यूज का केसेस लगा हुआ है वो जो है उनको लॉयर्स की जो है एसेसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, और राइट टू जो फ्री लीगल एड है जो कि आर्टिकल 19A में आता है, जो कि TPSP भी है, तो उसका जो है इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो ये किस केस में जो है बोला गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो। जब भी लॉयर से रिलेटेड या केसेस आते हैं तो वो लिली थॉमस से डील किए जाते हैं। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके तहत ही जो लॉयर्स होते हैं वो उनको राइट टू स्ट्राइक नहीं होता है, वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। फिलहाल उनको जब अपनी बात बनानी होती है तो अपने सीनियर या फिर बार काउंसिल को वो भेज देते हैं, बट वो स्ट्राइक्स पे नहीं जा सकते हैं। अगर स्ट्राइक्स पे जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट लिटिगेंट्स का मान सकती है। अगला क्वेश्चन है 85, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट टू ट्रेड ऑन पेमेंट इज ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू ट्रेड जो होगा ऑन पेमेंट फंडामेंटल राइट होगा, ये किस जो है केस में कहा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शोधन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 है क्वेश्चन नंबर, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाइवर्स। तो ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो है केस है। इसमें बोल रहा है कि जो राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड नहीं करता है राइट टू डाई को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको पीसीएस के एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम्स में मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे साल आपको ये क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो है राइट टू डाई नहीं आता है, ये किस जो है केस में कहा गया था। तो ये है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय अनपॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वॉज मेड वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बोला गया राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो है राइट टू एंजॉय अनपॉल्यूटेड एयर आएगा एंड अनपॉल्यूटेड वाटर्स आएगा। तो ये किस केस में बात कही गई। ये सारे जो केस लॉज हैं वो जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पे आपको राइट टू क्लीन एयर क्लीन वाटर की बात कर रहा है। तो ये किस केस के तहत जो है ये बात कही गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस आ जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, आफ्टर दिस केस आर्टिकल 21 नाउ प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द सिटीजन नॉट ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट आल्सो फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। तो कौन सा ऐसा केस था जिसके बाद से जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है प्रोटेक्ट किया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन को, ना कि केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन से बट लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से भी। तो ये जो है कौन सा केस था। तो इसका जो ये बात जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट आर्टिकल 21 इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 21 को जो है आर्टिकल 19 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में बोला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिसेज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1978 में आया था। ये मेनका गांधी का जो केस है वो आर्टिकल 21 पे बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। फिलहाल मेनका गांधी का जो है पासपोर्ट जब्त कर दिया गया था उस टाइम पे। तो ये कुछ सिनेरियो था उस टाइम पे जिसमें जब जो है मेनका गांधी जो है का केस आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू स्लीप इज ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू स्लीप को जो है फंडामेंटल राइट माना गया है आर्टिकल 21 के तहत। ये किस जो है केस के तहत जो है आया था। तो ये जो है रामलीला मैदान का जो केस था उसके तहत आया था। वहाँ पे जो है रामलीला मैदान में काफ़ी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सोए हुए थे। बाद में पुलिस वहाँ पुलिस और दिल्ली पुलिस प्लस आसपास की जो और सारी एक्स्ट्रा पुलिस उस टाइम पे डिप्लॉय की गई थी, उन लोगों ने वहाँ पे उनको मारपीट के उनका नींद खराब किया था। तो वहाँ से राइट टू जो स्लीप वाला प्रोविजन है उसको फंडामेंटल राइट कंसीडर किया गया था और ये जो है रामलीला मैदान केस से डील करता है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट जो है केसेस रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड MCQs रहे हैं। तो कुछ जो है 1 से 45 तक के हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिए हैं और बाकी 46 से 90 तक हमने सेकंड पार्ट में देख लिए। बाकी जो केस और सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केस लॉज रहेंगे उसको हम थर्ड पार्ट में डील करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो उसको हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में डील करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे जो है क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार जरूर वीडियोस को देखिएगा जिससे चीज़ें आपको काफ़ी तरीके से याद हो जाएँ।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए हैं, या फिर आप जो है चैनल के डिटेल्स में भी जाके वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव अ नाइस डे।